बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Now I am actually speaking on behalf of Dr. Javed Sami, who has presented this case or this problem in front of the general practitioners and pharmacists and other students, medical students in Hyderabad, and I am actually enhancing this his presentation. My name is Professor Syed Ali Haider, and I am the visiting professor of Jinnah Sindh Medical University. My opening sentence is, do not forget golden words. This is very important. The poison in dilution is a drug. यानी दवा जो है वो अगर जो है कम मकदार में या उसको जो है वो डाइल्यूट कर दिया जाए, तो पॉइजन को अगर डाइल्यूट कर दिया जाए तो दवा हो जाती है. द ड्रग इन लार्ज डोजेज इज पॉइजन. और अगर दवा को लार्ज डोजेज में ले लिया जाए तो वो पॉइजन हो जाता है. तो पॉइजन में और ड्रग में जो फ़र्क है, देयर इज़ थिन वॉल बिटवीन द पॉइजन एंड द फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो आप दे रहे होते हैं, उनमें फ़र्क सिर्फ इस बात का है. तो पॉइजन को आप जो है ना दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो और ड्रग को पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो. ये बात जो है ना, ये बेसिक्स फार्मेसी की. तो एंटीबायोटिक्स को क्या चीज़ होती है? एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स विच आर एक्चुअली सिक्रेटेड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म of the bacteria to wage the war against the other bacteria. वो सिक्रीशंस हैं जो कि बैक्टीरिया बाहर निकालते हैं एज एक्सोटॉक्सिन्स, जो कि दूसरी बैक्टीरिया के लिए जो होती है वो किलर्स होते हैं, उनको मारने के लिए. वो हर आदमी अपनी ठिकाना बनाना चाहता है ना अपनी जगह का. तो वो बैक्टीरियाज जो अपने ठिकाना बनाना चाहते हैं उस जगह पे, वो दूसरे बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते. तो उसको जो कहते हैं वो एंटीबायोटिक्स कहते हैं. इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ जो हासिल होगी एंटीबायोटिक्स, वो है जो कि आपको बैक्टीरियल कल्चर करना होगा, उससे सब्सटेंसेस रिलीज़ करने होंगे और वो चीज़ जो एंटीबायोटिक बन जाएगी. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसी यानी केमिकल फार्मूले पे आप बना लेंगे दवा को, वो भी एंटीबायोटिक करेगी. तो हर दवा जो इस्तेमाल आप करते हैं जिनको आप एंटीबायोटिक कहते हैं, वो एंटीबायोटिक नहीं होती. इसके लिए सही जो वर्ड है वो एंटी माइक्रोबियल है. तो सेट ऑफ रीजंस और लॉजिकल बेसिस फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ. रैशनल बनाना पड़ेगा आपको उसको. रैशनल ये है इसका कि आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो एंटीबायोटिक्स का मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ें हैं जो कि बाहर निकलती हैं और बाहर निकल के बैक्टीरिया से या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तबाह कर देती हैं. अब वो चाहे कि वो कमेंजल्स हों, यानी वो चीज़ें जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, आपको तो नहीं नुकसान पहुंचा रही लेकिन वो दूसरी जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वो तो कमेंजल्स कहलाते हैं. दूसरे जो होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं कि जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि आंतों में होते हैं और वो विटामिन के प्रोड्यूस भी करते हैं और आपकी आंतों को जो है मैकेनिज़म्स जो है उसका डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए भी काम आते हैं. इसीलिए जब एंटीबायोटिक देते हैं तो अंदर बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो डायरिया हो जाता है, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, क्योंकि दूसरे बैक्टीरिया मर जाते हैं सारे के सारे. तो फिर ये होता है कि जो वो बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया तीसरी टाइप है वो अटैक कर देती है, उन्हें मौका मिल जाता है तो वो डायरिया को प्रोड्यूस कर देते हैं. तो इसलिए जो है ना एंटीबायोटिक जो है वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, जो कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, जो कि या तो बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मारने के लिए खुद उन्होंने पैदा किए. ये जो है ना बैक्टीरियाज हैं जिनको आप देख रहे हैं, उनका शेप देख रहे हैं. अभी ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं, ये कोकाए हो सकते हैं, ये वेजलाए हो सकते हैं. जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनको भी याद कीजिए.
स्पारोकीट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइकोप्लाज्मास अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, रिकेट्सिया अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बैक्टीरिया नहीं होते। और उसके बाद जो है ना वो दूसरी चीज़ें हैं जैसे फंगाई हैं, वो भी एक हार्मफुल जो है वो वेपन लेकर जो है ना प्रोड्यूस होते हैं फंगाई जो है। और इसी तरह से जो पैरासाइट्स हैं जो आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जो है लिस्ट हो जाएगी दवाओं की जो कि बनेगी इससे। या तो इन्होंने खुद बनाई हैं तो वो एंटीबायोटिक्स हो जाएंगी, या इन्होंने तो नहीं बनाई, आपने ईजाद की है इनके ख़िलाफ़, तो वो जो होती हैं वो क्या होंगी, सिंथेटिक हो जाएंगी। या फिर आपने जो है वो माइक्रोब से जो हासिल किया था सब्सटेंस, उसको जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना लिया है, वो एंटीबायोटिक्स हो जाएंगी। अब देखिए कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है, इस कहानी को एक जगह जमा करने के लिए एक जो है ना वो ज़्यादा अच्छा जो टेक्नोलॉजी वो एंटी माइक्रोबियल्स है, यानी वो चीज़ें जो माइक्रोब्स को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, उसने मोल्ड एक पेनिसिलिन नोटाटम होता है, मोल्ड जो है टाइप का बैक्टीरियम है जो कि कंटामिनेट होता है, सॉइल पे होता है, ये दूसरी जगह भी ग्रो करता है। वो अपना एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा था, तो उसने ये देखा कि इर्द गिर्द के जो दूसरी चीज़ें थी वो सारी की सारी मर के उस प्लेट पर जिस पर वो काम कर रहा था, जहाँ ये ग्रो कर रहा था। अब उसने जो है ना उस ज़माने में जो है सबसे बड़ी मुसीबत जो बन गई थी वो सिफिलिस थी। तो उसने जो इसको ट्रीटमेंट या उससे जो सिक्रीशंस निकाल लिए उससे, और फिर उसने क्या किया कि सिफिलिस के पेशेंट को उस ज़माने में बहुत ज़्यादा 1928 में मौत वाक़ हो रही थी प्राइमरी सिफिलिस सेकेंडरी सिफिलिस से, उसमें इस्तेमाल किए उसने। तो वो ये देखा कि वो मरीज जो मर जाते थे वो भले चंगे हो गए। इस पर जो है ना वो स्कॉटिश का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने बुलाया उसको, फ्लेमिंग को, उसको शाबाश दी कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और उस एग्जीक्यूटिव ने कहा कि आज वो चीज़ तुमने दरियाफ़ कर दी है जो कि तमाम बीमारियों का इलाज है। उसने ये कहा कि तमाम बीमारी का इलाज है। और जब उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया तो उसने भी ये दावा किया था, उस ज़माने में चूँकि ग्रोथ थी बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव की थी, कुछ ग्राम नेगेटिव, कुछ पकड़े गए थे, कुछ नहीं पकड़े गए थे। पेनिसिलिन जो है ना वो पहली एंटीबायोटिक है जो कि बनाई गई, और उसका ख्याल था कि तमाम बीमारियों के लिए इफ़ेक्टिव है। ये बात सही है कि 70 से 80% बीमारियाँ पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, जिसको आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं ना, ये ब्रॉड अगर करें इसको तो बीटा लैक्टम रिंग है केमिकल, और उसके लिए जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती हैं वो पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन कहलाती हैं। तो ये जो है ना इसकी तारीख रकम में 1928 में ये बनाई गई, तो 1932 में ये सल्फोनामाइड बैक्टीरिया से हासिल नहीं की गई थी, ये सिंथेटिक एंटी माइक्रोब था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ड्रग थी। और ये सिलसिला चलते 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 कैफलोस्पुरिन दरियाफ्त हुए और वैंकोमासिन, क्यूनोनोन्स, और 2000 के बाद से जो है वो जदीद तरीन एंटीबायोटिक्स वगैरह, लिंजुलेट वगैरह दरियाफ्त हो गई, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना वो मॉर्बिडिटी को, मोर्टेलिटी दोनों को कम कर दिया। स्टोरी वो है कि बड़ी ज़बरदस्त है कि ये शख्स जिसने ये बनाई थी, जब से पता चला कि ये इफेक्ट आता है तो पागलों की तरह ये सड़कों पर भागा। यानी ये बंदा जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और पहली पेशेंट जो है ना जिसका नाम, जिसने इलाज किया था उसका नाम एनी मिलर है, जिस तारीख बताती है। और उसको जो है ना वो 103 बुखार था और मैचकैरेज हुई थी, सेप्टिसीमिया हो गया था। उसने इस्तेमाल की थी इस दवा को, और बाद में जो सिफिलिस के मरीजों ने इस्तेमाल की। और फिर इसने चीफ एग्जीक्यूटिव स्कॉटलैंड के बताया कि भाई ये मैंने जो है ना वो किया है। तो एक्चुअली जो बात ये हो रही थी कि बनाई थी इन्होंने, लेकिन फ़ायदा हासिल किया अमेरिकन्स ने, यानी जो बुनियाद डालने वाला है वो स्कॉटिश है, और जिसको आगे ले जाने वाली कौम है वो अमेरिका है।
तो अमेरिका जो है वो 30 साल तरक्की में आगे है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्रिटिश से, यूनाइटेड किंगडम से या यूरोप के किसी भी कंट्री से 30 साल आगे हैं। उनकी जो है वो रिसर्च और उनकी जो है वो जो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा है, और वो इसी से जो है ना वो इंसानियत को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया। बेशक कि उनकी उनकी आप सियासी तौर पे बुराई कर लें, उनकी किसी भी तरह से बुराइयाँ कर लें, ठीक है, लेकिन वो इंसान को इंसान समझते थे। उन्होंने हर आदमी की कदर की जिसको नॉलेज थी, और वो अपने साथ मिलाया और उन्होंने ये रिसर्च वर्क को आगे बढ़ा दिया। अब ये हालत है कि उन्होंने वो बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर लिया कि जो जानलेवा होती हैं और उनका बचना नामुमकिन है। उन दवाई वो भी दवाइयाँ बना ली उन्होंने। तो ये इनको एजाज़ हासिल है इस कौम को बाहर, चाहे आप अगर उनको माने या ना माने, तो उनकी जैसी नॉलेज या उनका जो तरीका कार होता है रिसर्च का, या किसी भी आदमी यानी मेडिकल प्रोफेशन में है आप लोग, वो आगे खुद बढ़ाते हैं आदमी को, वो लोग खुद बढ़ाते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अब वो खुद ब खुद ही वो एक्सपीरियंस देते जाते हैं, वो कर और काम कराते जाते हैं, और इस तरह से रिसर्च वो हो जाती है। अगर उन्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान में ऐसा शख्स मौजूद है क्योंकि ये फ़न को जानता है, तो वो क्या करेंगे, उस आदमी से खुद कांटेक्ट करेंगे। अब हैरान होंगे कि मैं रिटायरमेंट के बाद 6 साल बाद मुझे ख़त मौसूल हुआ अमेरिका से कि हम एक बना रहे हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं न्यूयॉर्क के पास, मज़ाफ़ाती इलाका है, लेकिन वो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल तो है, लेकिन वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हम देना चाहते हैं, उसमें एक्सपीरियंस फिजिशियन चाहिए। तो मैंने फिर जो ईमेल पर उनसे जो बात की, तो मैंने पूछा है कि आप मुझे कैसे जानते हैं, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा ये हम नहीं बता सकते, हमें ये मालूम है कि आप काबिलियत रखते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा जी इस कौम के लोगों को ज़रूरत है, उनको बताया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। आप लोग तो वैसे ही इतना आगे जा चुके हैं, 30 साल तो आप यूनाइटेड किंगडम से आगे हो गए हैं, तो हम लोग तो 50-60 साल पीछे हैं। तो हमें अपने अपने जो डॉक्टर्स को, अपनी नेशन को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो मैं क्यों जाऊँ, मैं जाऊँ और खिदमत करूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना शौहरत चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लोगों को जो है ना मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में फिर मैंने रुक दिया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ याद होती है ना, याद करने वाले ने तो कर दी, लेकिन उसको अप्लाई करने वाली कौम अमेरिकन थी। इसी तरीके से एस्पेलराई की दरियाफ्त है, दरियाफ्त करने वाला जो है वो है ऑस्ट्रेलियन, लेकिन उसको अप्लाई करने वाले अमेरिकन से। 10 साल तक उन्होंने इस पर काम किया और फिर उसको नोबेल प्राइज़ दिया। 10 साल तक उसने इंतज़ार किया ऑस्ट्रेलियन ने। अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो किस तरह काम करते होंगे ये लोग। अब होप्स एंड assumption ये है कि आफ्टर द क्योर ऑफ द डिजीज मैनी नंबर द प्रेसिडेंट, यानी जब मीट किया था उसने, मैंने बताया था चीफ एग्जीक्यूटिव स्कॉटलैंड के, तो उसने ये गोल्डन वर्ड इस्तेमाल किए थे जो मैंने पहले भी बताया कि पेंसिलिन आर क्योर ऑफ ऑल इलनेसेस। जाहिर है कि 1900 तकरीबन 42 और 1928 के दरमियान का कोई वाक़या है। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि एंटीबायोटिक जो है वो क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया आपको, वो तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है। तमाम एंटीबायोटिक जो होती हैं वो एंटीवायरल नहीं होती या एंटी फंगल नहीं होती, या एंटीबायोटिक यानी एंटी पैरासाइटिक एजेंट नहीं होती। एंटीबायोटिक जो है वो टर्म है जिन्होंने सीक्रेशन बाहर निकाली हैं, जिनको आपने कल्चर करके या तो हासिल कर लिया, या आपने उसका केमिकल फार्मूला लेके आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग से सिंथेटिक बना लिया। तो ये टर्मिनोलॉजी से बेहतर टर्मिनोलॉजी ये थी कि आप ये वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें ना, एंटी माइक्रोबियल्स, वो ज़्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी है। अब इसकी क्लासिफिकेशन ये है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो या तो बैक्टीरियोसिडल होती हैं, उसे तबाह कर देती हैं, या बैक्टीरियोसिडल होती हैं या रोक देती हैं, ये नेचुरल डेरिवेटिव्स हैं, या फिर उसके जो फार्मूले से बनाकर सिंथेटिक बना दिया गया। और ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है एंटीबायोटिक्स का, जिनको दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। एंटी फंगल्स हैं, एंटीवायरल्स हैं, एंटी पैरासाइट्स हैं। ये जो है ना क्लासिफिकेशन में आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स की।
क्लासेस में अगर आप देखें तो आप इस्तेमाल करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसमें पेनिसिलिन ग्रुप है, कैफ्लोस्पिन ग्रुप्स है, कार्बापिनिम्स है, मैरीपिनम जो इस्तेमाल मोनोबैक्टम्स है जो आप इस्तेमाल करते हैं। और ये आखिरी वाली जो दवाएं हैं ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की हैं, और ये सेप्टिसिमिक पेशेंट्स में या टर्मिनल स्टेट्स में जो इन्फेक्शन गया है, पाइनिया में या मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम वगैरह में जो आईसीयू के मरीजों में इस्तेमाल की जाती है। पेनिसिलिन और कैफ्लोस्पिरिन जो है ओरल और पैरेंटल दोनों इस्तेमाल होती हैं, और इनकी भी जो कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए है, कुछ ग्राम नेगेटिव के लिए भी है, कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए है। फिर उन्होंने जो दरियाफ्त किया था मैक्रोलाइट्स और कीटोलाइट्स किया था, ये एरिथ्रोमाइसिन ग्रुप है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त दवाइयाँ थी। फिर साथ साथ उन्होंने दरियाफ्त किया था लिंकोमाइसिन्स, ये भी ग्राम पॉजिटिव के लिए थी। अमाइनोग्लाइकोसाइड दरियाफ्त की जिनको स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है। आगे चले गए वो 1900 आप लगा लें कोई 70 की इशरे में तो फ्लूरोक्विनोलोन दरियाफ्त की थी, और उन्होंने जो है ना इनकलाब बर्पा कर दिया इन फ्लूरोक्विनोलोन्स ने। ये सिंथेटिक ड्रग है लेकिन एंटीबायोटिक नहीं है, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो आप बहुत इस्तेमाल करते रहे हमेशा पूरी ज़िंदगी, एम्फिकोनॉल से जो आप इस्तेमाल करते हैं, एम्फोटेरिन बी वगैरह, ये सारी चीज़ें ये हम इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन ये सारी की सारी एंटी माइक्रोबियल्स हैं। एंटीबायोटिक्स प्योरली फॉर्म में जो है वो पेनिसिलिन्स हैं। दीज आर द ग्रुप्स, पेनिसिलिन ग्रुप्स। ये वो ग्रुप है जो कि सिक्रीटर्स हैं, और उनसे आपने हासिल किया वो एक्चुअली एंटीबायोटिक्स करेंगी, और बाकी सारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा बेहतर है। बैक्टीरियोसिडल की बात ज़्यादा करेंगे, उन्हें कैफ्लोस्पिरिन की लार्ज डोजेज, पेनिसिलिन और जितने ज़्यादा ड्रग्स उसके नीचे आई थी वो सारी की सारी इरिथ्रोमाइसिन्स हैं, जिनको हम कहते हैं मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ऑक्टोकोट्राइमोक्सोजोल सल्फोनामाइड्स। लेकिन अगर आप बैक्टीरियोस्टैटिक दें, टेट्रासाइक्लिन को काफ़ी लार्ज डोज में दें और उसको ड्यूरेशन बढ़ा दें, तो ये जो है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग बड़ी ज़बरदस्त है। इसीलिए क्लोरामफेनिकोल है, इरिथ्रोमाइसिन जो है ना लो डोज में है, और फिर लिंकोमाइसिन्स जो है वो थेरेप्यूटिक डोज में है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं। इंडिकेशन फॉर दी एंटीबायोटिक ये है कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना है, एक्यूट ऑनसेट है या डिफ्यूज स्वेलिंग है, इन्फेक्शन कहाँ पे है, सोर्स क्या है उसकी, और पेशेंट का डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है या इम्यूनो सप्रेसिव स्टेट है। और या फिर आप बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन को। रोमेटिक फीवर में आप 10 साल से 15 साल तक लगाते रहते हैं, हर महीने लगानी पड़ती है उसको। आप करते हैं ना उसको, बेंजाथीन पेनिसिलिन को, पेनाडिल एले को। अब ये जो है ना इसकी इंडिकेशंस देखें लिखी हैं इन्होंने, और जैसे बताई गई नमूनिया में आप सेप्सिस में इसकी जो ड्रग्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फेक्शन कहीं पे भी हो, स्किन में हो, एब्डोमेन में हो, कहीं पर हो, अननोन इंडिकेशन है, आपको पता है कि न्यूट्रोफिलिक ओसाइटोसिस है और आप दवाओं को देना चाहते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ये दवाएं जो इस्तेमाल हो रही हैं दुनिया में ये लिखी गई हैं। पहले तो ये लिखी गई इंडिकेशंस, इन जगहों पर ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो एंटीबायोटिक जो आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कैफ्लोस्पिरिन ग्रुप है, वो ये कहते हैं जो रिसर्च बताती है, या फ्लूरोक्विनोलोन्स है, फिर अमोक्सिसिलिन है, फिर मेट्रोनिडाज़ोल है, फिर पेनिसिलिन अब नीचे हो गई है क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो बाकी जो लिंकोमाइसिन्स है, लिंकोमाइसिन वगैरह जो हैं ये ख़ास तौर पे जो है ना ये ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में इस्तेमाल करते हैं ग्राम पॉजिटिव के लिए। फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल है। इसी तरीके से जो है एंटीवायरल ड्रग्स मौजूद हैं, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एज एंटीवायरल एजेंट्स। इर्रेशनल यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स ये है कि जीपीस जो हैं और कंसल्टेंट जो हैं उनको जब लिख रहे होते हैं एंटीबायोटिक तो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों लिख रहे हैं और किसके खिलाफ लिख रहे हैं, किस बैक्टीरिया किस क्लास के खिलाफ लिख रहे हैं और कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला ये हुआ कि हर आदमी जो है ना वो हर चीज़ का इलाज एंटीबायोटिक समझता है या एंटी माइक्रोबियल समझता है, वो दवाई
लिख देता है। पान की जो दुकानें उनमें भी ये दस्तियाब है। अब ये जो डिस्पेंसर भी हैं, उन्होंने भी क्लिनिक बनाई है, हर्बलिस्ट ने भी, हेमोपैथ्स में भी, और या जो तजर्बा हो गया ज़रा से भी उसको, वो खुद ही शुरू हो गया। द मोस्ट हॉरेबल सिचुएशन सेल्फ मेडिकेशन है। असल बात यह है कि आदमी गया और ओवर द काउंटर उसने जाके दवाई ख़रीदी। पान की शॉप पे भी मिल जाती है, सेफ्रॉन की टैबलेट तो मिल जाती है। तो इसी तरीके से वो जो जनरल स्टोर वाले भी जो है ना वो दे देते हैं उनको, ओवर द काउंटर ड्रग दे देते हैं एज एंटीबायोटिक, जबकि ये दूसरे मुल्कों में मना है। इससे नुकसान ये हुआ कि आपने वो अच्छी दवाएं खो दी रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि बहुत इफेक्टिव होती थी टाइफाइड फीवर में, रोमेटिक फीवर में, और दूसरी जो डिजीज़ हैं। जामिन प्रिंसिपल ये है कि आपको उसके फार्माकोकाइनेटिक्स पता होना चाहिए, यानी ग्रुप तो आपको मालूम है कि चलो ये कौन सा ग्रुप है, तो उसका इस्तेमाल, वो अंदर जाती है, टूटती है, फार्माकोडायनेमिक्स उसका क्या है। आप थेरापेटिक मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई थेरापेटिक्स, मीन्स यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब ड्रग। आपको पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वगैरह वगैरह, और आपने दवाई लिख दी उठा के। आपको उसका डोज नहीं पता, आप उसका ड्यूरेशन आपको नहीं पता। तो ऑन ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है ना कभी भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें, इससे माशरे का नुकसान होता है। तो वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, वो दवा फिर फ़ायदा नहीं देती। ग्लोबल कंजम्पशन ये है कि उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिन लोगों ने भी बनाई हैं ड्रग्स ऑगमेंटेड मिसाल के तौर पर। इसके जो मुजीद हैं उनका जो वो अभी भी जो उनको जो मिलती है रॉयल्टी जो मिलती है वो लाखों डॉलर की मिलती है, यानी फार्माकोलॉजिस्ट को। और उसका जो मिसयूज़ किया गया है वो यहाँ हमारी थर्ड कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया गया है। अब वो हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो इवन जो है ना प्रोटोजोल इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक दे देते हैं, जबकि ड्रग जो है वो मेट्रोनिडाजोल है, वगैरह वगैरह। गलत जगह पे गलत थेरेपी और गलत हाथों, इसका मायने ये हो गया। तो आपको ये 100% श्योर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि कोई कॉलिसिस्टाइटिस हुआ है किसी को, या एपेंडिसाइटिस हुआ है, तो कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए या एंटी माइक्रोब्स देनी चाहिए जो कि फ़ायदा पहुँचाएँ, उनका मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकिनेटिक्स वगैरह पता होनी चाहिए। देखिए हर दवा के साथ एक जो होता है पर्चा वो लोग देते हैं, प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन। अगर आप वो गौर से पढ़ लें तो उसमें हर चीज़ लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो ये जो है ना वो दरअसल बात ये है, ये तो थेरेपेटिक मेजर है, बीमार हुआ तो आपने इस्तेमाल करी। दूसरा इसका इस्तेमाल जो होता है वो प्रिवेंटिव मेजर होता है। जैसे मैंने अभी बताया, मिसाल के तौर पे रोमेटिक फीवर में आप इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हार्ट डिजीज़ के अंदर ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब रोमेटिक फीवर हो जाए तो हम ये देते रहते हैं मुसलसल। इसी तरह रिकरेंट निमोनियास हैं जो कि वीक इम्यून सिस्टम के अंदर या इम्यूनो सप्रेसिव स्टेजेस में होते हैं, कैंसर एंड वो जो है ना उनके अंदर हम दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन आ जाता है सुपरेटेड। और प्रिवेंटिवली हम डेंटल में पहले ही दे देते हैं, इससे पहले कि वो दांत अब निकलवाएँ या उसकी रूट के अंदर जाएँ। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये शामिल होकर, आपको पता है कि ये पोर्टल ऑफ एंट्री है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। अब वो लोग जिनको अंदर लीकोपीनिया हो या न्यूट्रोपीनिया हो सीवियर, उनके लिए जो है ख़ास तौर पे जो है ना वो प्रिवेंटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट देना होगा। तो सेकेंडरी यानी प्रिवेंशन जो है वो प्रिवेंशन, हार्ट डिजीज़ किसी को हो गई है और आपको पास मालूम है कि इसको हार्ट डिजीज़ हुई है, लेकिन इसका जो है वो पेशेंट का जो है वो माइटल वेल डिजीज़ भी साथ है मिसाल के तौर पर, तो ऐसे आदमी को तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी सेकेंडरी प्रिवेंशन की। आप एंटीबायोटिक देंगे, मिसयूज़ इसका डॉक्टर ने सेल्फ प्रिस्क्राइब लिखना, गलत लोगों ने लिखना, लाइसेंस उनके पास नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। फिर आपके मेडिकल की जो तालीम है उसमें भी जो है ना इतना मतलब लोग बताने वाले नहीं बता पा रहे, उसको सही तरीके से समझा नहीं पा रहे, किस तरह इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, कितने दिन इस्तेमाल होती हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, ये उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए जो है ना वो आम तौर पे वो डिजीज़ जो कॉमनस्ट डिजीज़ है जैसे बुखार होता है वो वायरल है, और वायरस के अंदर जो एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है।
3 दिन तक जो है ना कम से कम आप जो है ना पैनाडोल खाली दीजिए, और अगर फ़ायदा ना हो तो आप ब्लड CBC करा के चेक कीजिए। अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है तो फिर आप एंटीबायोटिक दें, वरना ये एंटीबायोटिक जो आप शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये अपना टाइम पूरा लेगा। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं कॉमन कोल्ड की, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी 4th स्टेज के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और 4th स्टेज में एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपने मालूम चला शुरू हुआ और नज़ला ज़ुकाम और दवाई दे दी उठा के, या आपने ऑगमेंटिन स्टार्ट कर दिया, गले में खराश हुई ज़रा सी और एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर दी, तो ऑगमेंटिन अभी तक तो कारामद है, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर यही इस्तेमाल हम करते रहे इसी तरह तो ये बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जो एंटीबायोटिक जो है ना उनके खिलाफ जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको बचाने के लिए गलत जगह पे गलत इस्तेमाल, गलत हाथों से बचाना होगा। ये सारा का सारा पेपर्स हैं जो ये लिखे गए, FDA ने लिखे हैं, जमा किए पूरी दुनिया से, और उन्होंने ये भी बता दिया कि कौन सी ड्रग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये भी बता दिया, और कौन सा मुल्क गलत इस्तेमाल कर रहा है और कितने पैमाने पे इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी की सारी रिसर्च हैं जो कि की गई है। अब जो समरी ऑफ द इरेशनल यूज एंटीबायोटिक्स ये हुई कि ओनली अथोराइज्ड या लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, जिसको हक हासिल है लिखने का वो इस्तेमाल करें। Antibiotics are not antivirals, not antifungals. They are not analgesic, they are not antibiotics. Antibiotics should be selected after confirmation होना चाहिए, या तो क्लिनिकल होना चाहिए, आप जस्टिफिकेशन दें इसकी कि भाई आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपका लैब एविडेंस होना चाहिए। रिस्क बेनिफिट रेशियो हमेशा देगा, लेकिन कोई भी दवा दी जाती है, मैंने कहा अगर कम मकदार में अगर आप देते हैं किसी पॉइजन को तो वो दवा बन जाता है, और अगर पॉइजन को दवा को ज़्यादा मकदार में देते हैं तो पॉइजन बन जाता है। तो इसलिए जो है ना एडवर्स इफेक्ट अगर उसके ज़्यादा है, बेनिफिट कम है तो नहीं देंगे, लेकिन अगर बेनिफिट ज़्यादा है और उसके एडवर्स इफेक्ट कम है तो दे देंगे, इंडिकेशन होगी तो दे देंगे, वरना नहीं देंगे। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो आप निकालें और फिर दें कि यार इससे इसको फ़ायदा हो जाएगा। फिर इसके बाद एडवर्स इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि मरीज़ जब बाद में आपके पास आए हो कि मुझे डायरिया हो गया, मुझे रैशेज हो गए, मुझे मेरा मुंह सूज गया वगैरह वगैरह, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। याद रखिए एनाल्जेसिक नहीं है एंटीबायोटिक्स। सर में दर्द हुआ और आपने उठा के जो है वो सेप्ट्रॉन की गोली खा ली या किसी को लिख के दे दी, गलत है। एंटीबायोटिक जो है ना हिट एंड ट्रायल बेस पे नहीं लिखी जाती कभी भी, ये नॉलेज बेस पे लिखी जाती है, एविडेंस बेस पे लिखी जाती है। और स्पेसिफिक जो क्लासेस हैं जनरेशन्स, यानी हर 10 साल में जो है ना रिवाइज करते हैं उसको, और उस ग्रुप से एक नई दवा वजूद में लेके आ जाते हैं। जैसे कैफेलोस्पिरिन है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। इसी तरीके से सल्फोनामाइड्स भी हैं, इसी तरीके से पेंसिन के ग्रुप वगैरह, हर ग्रुप में जो है जनरेशन्स होती हैं। ये रिसर्च वर्क है। तो ये जो है ना इसमें जो है ना जो वेटरनरी लोग हैं और फार्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, जानवरों में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पौधों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं है कि इंसानों में इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए इफेक्टिवनेस चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कितनी महंगी दवा है वगैरह वगैरह। अब एक प्लांट के अंदर कोई इन्फेक्शन उसको नज़र आया, उसको एडमिनिस्ट्रेटर को, फार्म एडमिनिस्ट्रेटर को, और उसने उठा के क्या किया कि जो है ना मेरिपिनम जो बहुत महंगी दवा है, जो प्लांट भी महंगा था, उसने कहा ये मैं डाल देता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत काम हो जाएगा, इरेशनल यूज हो जाएगा इसका। डोज जो है ना अकॉर्डिंगली आप निकालते हैं, वेट बेस होता है या बॉडी सरफेस एरिया, स्पेशली चिल्ड्रन में ऐसे नहीं देते, तुक्का नहीं मारते इसमें। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ओरल देना चाहते हैं या पैरेंटल देना चाहते हैं। पैरेंटल देना चाहते हैं, मस्कुलर देना चाहते हैं, इंटरवेनस देना चाहते हैं, इंटरवेनस देना चाहते हैं तो डाइल्यूशन देना चाहते हैं, या डायरेक्ट इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो सेफेस्ट एंटीबायोटिक विच हैव लीस्ट चांसेस ऑफ डेवलपिंग, जिसमें क्रॉस इंटरफेसियल एसोसिएटेड डायरिया, ये एक मसला है। जब भी दवा देते हैं एंटीबायोटिक तो डायरिया हो जाता है, लिहाजा कम से कम वो दवा आपको मालूम होनी चाहिए जिसमें लीस्ट चांसेस हों एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। तो कभी कभी ये दवाई जो है वो 3 दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं
4 दवाइयाँ भी दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस में रेजिस्टेंस डेवलप ना हो तो कम से कम 3 या 4 दवाइयाँ इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं। अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रिपल थेरेपी भी दे दी, डुअल थेरेपी भी दे दी। तो अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो एंटीबायोटिक्स बाद दफ़ा की होती हैं वो जमा हो जाती है उस जगह पे जहाँ इन्फेक्शन हुआ था, जहाँ वो फ़ायदा नहीं कर रही, और वहाँ जो स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है ट्यूमर लाइक, इसको एंटीबायोमा कहते हैं। अक्सर जो है इंट्रा एब्डोमिनल जो है मास डिटेक्ट हो जाता है। लोग एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, जब ओपन करते हैं तो उन्हें ट्यूमर मिलता है तो वो बाद दफ़ा गलती कर जाते हैं, जबकि उसकी बायोप्सी भी जो है ना करने वाला भी गलती कर रहा है, मालूम चला एंटीबायोमा निकला वो आखिर में आने के बाद। तो वो जब निकलेगा तो वो आदमी आप पर केस कर देगा। अगर बाहर का मुल्क में होगा कोई बंदा तो कहेगा भाई मुझे एंटीबायोटिक इतने अरसे तक क्यों खिलाई है कि मुझे ट्यूमर लाइक कंडीशन डेवलप हो गई। ये भी एक मसला है। रैशनल यूज़ होना चाहिए, सॉलिड इंडिकेशन होना चाहिए, थम होना चाहिए, रूल ऑफ थम होना चाहिए। CDC जो है कंट्रोल ऑफ ड्रग जो है अथॉरिटी अमेरिकन, रूल ऑफ थम सॉलिड इंडिकेशन होना चाहिए उनके तहत। यूज antimicrobes when physician justified about the presence of infection except viral whether there is lab evidence or clinical judgment। अब आपके पास ये बात जब तक नहीं मालूम है आपको कि आप कौन सा इन्फेक्शन है, आप क्यों दे रहे हैं, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेक्ट अगर आपकी चॉइस कर लिया आपने, ये मसले का हल हो जाएगा। तुक्का मारा तो ये बेकार हो जाएगा। आप ज़ाय कर दिया, मरीज को भी ज़ाय कर दिया, इन्फेक्शन भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फ़ायदा कुछ भी ना होगा। करेक्ट डोसेज होना चाहिए, ड्यूरेशन उसका पता होना चाहिए, और एग्जैक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन को ओरल नहीं दे सकते आप, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती। आपने उठा के जो है ना ओरल दे दी, उठा के स्ट्रेप्टोमाइसिन को। इसी तरीके के साथ ज़्यादातर जो है टेट्रासाइक्लिन ओरल होती है, पैरेंटल नहीं होती, सिवाय एक ड्रग इनमें से है जिसकी प्रिपरेशन मौजूद है, बाकी किसी की भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें जब तक पता ना हो कि आप जो है ना दवाई दे रहे हैं, थेरेपेटिक एजेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट की नहीं दे रहे हैं या प्रिवेंटिव दे रहे हैं, और कितने अरसे की नहीं दे रहे हैं, ये सारी बातें मालूमात, ये रैशनल यूज़ है इसका। विच एंटी माइक्रोब इज सेलेक्ट, इस सिलेक्शन जो है ना ये इस पर बात हो रही है कि बीटा लैक्टेम्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। बीटा लैक्टेम्स जो एंटीबायोटिक्स हैं जिनके मैंने आपके बारे में बताया था, पेनिसिलिन है सबसे पहले, इफेक्टिव एजेंट है ग्राम पॉजिटिव, वीक है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा। कैफ्लोस्पेरिन ये पावरफुल एजेंट है ग्राम पॉजिटिव के, लेकिन 3rd और 4th जनरेशन जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव्स के लिए बहुत अच्छे हैं। कार्बापिनिम्स जो 3rd ग्रुप है इसका बीटा लैक्टेम का, वो ग्राम नेगेटिव की दवा है असल में, मगर वो एक्टिविटी भी रखती है ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ। लिहाजा आप क्या करते हैं कि ग्राम नेगेटिव के लिए कार्बापिनिम दे देते हैं, और इसको इन्हांस करने के लिए ऊपर से लेके आते हैं पेनिसिलिन को इसके साथ मिला देते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मालूम कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, आपको नहीं मालूम, डेफिनेटली श्योर नहीं है आप, तो आप इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। एजोबैक्टाम जो हैं ये कॉस्टली एंटीबायोटिक्स है सारी, एजुटिनाम ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इसकी भी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी कम है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के खिलाफ बहुत इफेक्टिव है। तो एजुटिनाम्स वगैरह जो हैं वो जिस नाम से भी अवेलेबल है आपके पास, उसको भी ये किया जाता है कि एक और ग्रुप जमा कर देते हैं जो ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव तरीन ग्रुप पेनिसिलिन है या कैफ्लोस्पेरिन है, वो ऐड करते हैं। कम से कम 2 दवाएँ ऐड करनी पड़ जाती हैं जब आप श्योर ना हो। सल्फोनामाइड्स की जो है वो अपनी एक वो ये जो है ना एंटी माइक्रोबियल्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, सल्फाडाइजीन, सल्फामेथोक्साजोल, कोटामोक्साजोल कॉम्बिनेशन में टाइमोथोप्रिन के साथ इसका कॉम्बिनेशन है सल्फासेलाजीन और टाइमोथोप्रिन के साथ। तो ये जो ड्रग है ये खाली बैक्टीरियोसिडिल है, बाकी सारी सल्फोनामाइड्स जो हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, और ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। तो जो बैक्टीरिया का फॉलिक एसिड है उसकी जो साइकिल चली उसके खिलाफ ये काम करती हैं। लिहाजा इंसान को जब दी जाती है तो उसके अंदर भी ये मसला पैदा होता है कि फॉलिक एसिड की जो साइकिल जा रही है वो डिस्टर्ब होती है,
बेहतर ही होता है कि जब इनको दिया जाए, और अगर ज़्यादा अरसे की नहीं दे रहे तो फॉलिक एसिड सब्सटीट्यूट दे दें। दूसरी मैक्रोलाइड्स का ग्रुप है, उसमें फर्स्ट जनरेशन में एरिथ्रोमाइसिन है जो एक्टिविटी एजेंट है ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ग्राम नेगेटिव के खिलाफ अच्छी दवाएं नहीं हैं। देखिए इनकी एक्टिविटी अगरचे के रिकिट्जिया, शिनमाजिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी और लिजेनलास वगैरह जो ग्रुप है उनमें भी अच्छी है। अभी भी ये दवा इस्तेमाल होती है, अगरचे बहुत कम होती है, लेकिन ये दवा बहुत बच्चों में बहुत इस्तेमाल होती है। सेकेंड जनरेशन में ना क्लैरिथ्रोमाइसिन है जो आप लिखते रहते हैं, स्पारामाइसिन से जो बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन क्लैरिथ्रोमाइसिन ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी है, ग्राम नेगेटिव के लिए भी है, दोनों के लिए अच्छी है। बल्कि स्पारामाइसिन तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस, अदर देन यू आर यूजिंग द सल्फाडाइजीन और सल्फा मिथॉक्साजोल एक्सेट्रा। उसके सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसमें भी एक कामयाब दवा है, बहुत कामयाब दवा है स्पारामाइसिन। स्पारामाइसिन जो दी जाती है वो निमोसिस कारनाई में भी देते हैं आप, बाद जब आपकी दवाएं फेल हो जाती हैं तो फिर स्पारामाइसिन भी दे देते हैं उसमें, तो वो इफेक्टिव हो जाती है। थर्ड जनरेशन में जो है ना, इसने जो है ना इनकलाब बर्पा कर दिया एजिथ्रोमाइसिन में, जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हाईली एक्टिव एजेंट है ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ, दोनों के खिलाफ। लेकिन ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी अच्छी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके भी अगेंस्ट ये काम करता है। बल्कि आजकल तो उन्होंने कोरोना वायरस जैसे स्टार्ट हुआ था तो ये दवाई कहाँ था कि एजिथ्रोमाइसिन आप स्टार्ट कर दें। आजकल जो है वो फ्लुरोक्विनोन्स देते हैं इसमें 5 days to 7 days। और क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनका ख्याल होता है कि ये सप्रेशन करती है, इम्यूनो सप्रेशन है इसका इफेक्ट कोरोना वायरस का, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है इनमें। पहले उन्होंने कहा कि आप ये दे दीजिए एजिथ्रोमाइसिन, आजकल जो है ना वो फ्लुरोक्विनोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और ग्रुप है माइनोग्लाइकोसाइड, स्टेरोमाइसिन जो इस्तेमाल करते हैं आप ख़ास तौर पे ट्यूबरकुलोसिस में, न्यूमाइसिन जो लोकली इस्तेमाल होती है, नेटलमाइसिन बच्चों में इस्तेमाल होती है, कैनामाइसिन जो है ना वो ग्राम नेगेटिव के लिए जेंटामाइसिन के साथ इस्तेमाल, या कैनामाइसिन इस्तेमाल करते हैं। जेंटामाइसिन भी है, कैनामाइसिन भी है, कैनासिन, ये ग्राम नेगेटिव के लिए बड़ी ज़बरदस्त दवा है। तो ये जो है ना दवाइयाँ जो होती हैं माइक्रोबैक्टीरियम के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़बरदस्त है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ख़ास तौर पे और एंथ्राक्स में ज़बरदस्त दवा है स्टेरोमाइसिन, जो आप मेनिंजाइटिस वगैरह में, इन्फ्लुएंजल मेनिंजाइटिस जो होता है उसके अंदर बहुत इफेक्टिव दवा है। तो आप स्टेरोमाइसिन को ऐड करते हैं पेनिसिलिन के साथ मेनिंजाइटिस में। कोट्रामाक्सोजोल, सेप्टॉन कोट्रामाक्सोजोल है, कॉम्बिनेशन है सल्फामिथॉक्साजोल 400 मिलीग्राम, ट्राइमेथोप्रिम 80 मिलीग्राम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन के तौर पे जो है ये क्या है, बैक्टीरियोसिडिल ड्रग बन जाएगी। इसको 5 to 7 days अगर आप दे देते हैं इन कॉमन इन्फेक्शन तो बड़ी इफेक्टिव दवा। स्टिल ये दवाई अभी भी इस्तेमाल होती है इंटेरिक फीवर में। इस्तेमाल करने वाले को इस्तेमाल करना आना चाहिए बस। लेकिन इसने क्या किया कि दुकानों में, ये पान की दुकानों में और सारी दुकानों में ये मिल जाती है, आम स्टोरों पे, तो इसके ख़िलाफ़ जो होता है वो क्या रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है मुकम्मल। तो अभी भी अगर आप बचाएंगे इस दवा को, ये बड़े काम की दवा है। सेप्ट्रॉन जो बहुत कम लिखते हैं लोग। फॉस्फोमाइसिन वो ड्रग हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा है उनका, ख़ासतौर पर इकोलाई के अगेंस्ट रिकरिंग यूटीआई में और रेजिस्टेंस टू ऑल क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये जो है ना जब तमाम दवाएं फेल हो जाती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, तो फॉस्फोमाइसिन और दूसरी जो दवा है जो आप इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोफिरेंटॉइंस, वो काम आती हैं दवाएं भी। या फिर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में कोई और रेजिस्टेंट हो गया तो फ्यूसिलिक एसिड जो है वो बेहतरीन दवाओं में शुमार की जाती है, ख़ासतौर पे सेलुलाइटिस में, पिटागो में, और ख़ास तौर पे जो है ना ऑस्टियोमाइटिस, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइटिस में। बल्कि ये जो है सब्सटेंस जो होता है ओरल या पैरेंटल देने के अलावा जो है ये बोन के अंदर इंजेक्ट भी कर देते हैं, पाउडर इसका भर देते हैं उसके अंदर,
निकाल के सर्जरी करके बोन का टुकड़ा निकाल के उसमें फ्यूरिक एसिड भर देते हैं, तो वो मरीज को दोबारा फिर क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं होता। पॉलीमिक्सिन जो है ना ये आपको ओरल फॉर्म में जो है ना कम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ज़्यादातर जो है ना ये लोकल एजेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमिक्सिन अवेलेबल है, इंट्रावेनस में ड्रग है, और ये सूडोमोनास एरिजिनोसा के खिलाफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म में पॉलीमिक्सिन को ऐड करें कार्बापेनिम से, जो मैंने पहले बताई आप बीटा-लैक्टम, और ग्राम नेगेटिव वाली एक जेंटामाइसिन ऐड कर दें, तो उन कंडीशन के अंदर ये लाइफ सेविंग ड्रग बन जाएगी पॉलीमिक्सिन। क्लोरोफेनिकोल जो ड्रग ऑफ चॉइस थी एक ज़माने में एंटारिक फीवर की, लेकिन वो लोगों ने इसे इस्तेमाल नहीं की एंटारिक फीवर में। अब ये दवाई जो है ख़ास तौर पे जो है ना मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल करते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस, इनके लिए इस्तेमाल कर कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है उनके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त दवा है ये क्लोरोफेनिकोल, बड़ी कॉम्बिनेशन दी जाएगी। प्लेग जो होती नहीं है, कॉलरा में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। टेट्रासाइक्लिन जो है वो बेचारी सबसे ज़्यादा जो है गरीब तबका है दवाइयों का, सस्ती तरीन दवा है ये, याद रखिएगा दुनिया में, लेकिन ये जो है ना इसकी सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, हाई इफेक्टिव ड्रग है, और इसको जो है ना वो हर चीज़ के ख़िलाफ़ इसका कुछ ना कुछ एक्शन है। ये ग्राम पॉजिटिव बेंजलाएँ हों, या ग्राम पॉजिटिव कोकाएँ हों, या ग्राम नेगेटिव कोकाएँ हों, या ग्राम नेगेटिव बेंजलाएँ कोकाएँ हों, माइकोप्लाज्मा हों, रिकेट्सिया हों, स्पायरोकीट्स हों, यानी मतलब कहने का ये कि जो सिफिलिस प्रोड्यूस करते हैं, तमाम के तमाम ये एंटी फंगल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है। इसका वीक एक्टिविटी है एंटीवायरल के तौर पे भी। जब कुछ नहीं सूझता किसी को कोई एंटीवायरल एजेंट, मिसाल एसाइक्लोविर या दूसरी ड्रग्स महंगी है वो बहुत, तो टेट्रासाइक्लिन काम आ जाती है। तो ये ड्रग जो है अगर ये निगलेक्टेड ड्रग है, लेकिन ये काम की दवा है बहुत ज़बरदस्त। कॉलरा में ख़ास तौर पे जो है ना ये दवा बहुत इफेक्टिव दवा होती है विब्री कॉलरा के ख़िलाफ़। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत सारी हैं। टेट्रासाइक्लिन कैप्सूला आया करती थी एक ज़माने में, फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल आते हैं जो डेंटल सर्जन इस्तेमाल करते हैं, फिर डी मिथाइल क्लोरोटेट्रासाइक्लिन लेटरमाइसिन के नाम से आते थे, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। इनमें से दो ड्रग जो है लॉन्ग एक्टिंग है, 24 आवर इफेक्टिव है, डॉक्सीसाइक्लिन विब्रामाइसिन। खासतौर पर एक्नी के लिए ये जो 3-3 महीने तक लोग इस्तेमाल करते हैं, या सिफिलिस अगर किसी को है तो 3 महीने इस्तेमाल होती है दवा। मानोसाइक्लिन भी ड्रग है जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ये अब इस्तेमाल इसलिए नहीं होती कि इसके अंदर प्रॉब्लम जो होता है ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, और वो टाइगो, इसकी वजह से ये दवा ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये कम इस्तेमाल होती है। तो एंटीमाइकोबैक्टीरियास की जो दवा है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा तमाम की तमाम दवाएं जो बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, जिसमें पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड है, आयन है, चाइथेम्पिटॉल है, रिफाम्पिसिन है, पैराजिनामाइड है, साइक्लोसिलिन है, इथेनोमाइड है, वायोमाइसिन है, और इस तरह कैप्रियोमाइसिन वगैरह वगैरह। बुनियादी तौर पे जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग दी जाएंगी ट्यूबरकुलोसिस में, फिर सेकंड लाइन ऑफ ड्रग दी जाएंगी, और जो ड्रग रेजिस्टेंस है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में दूसरी दवाएं इस्तेमाल होंगी। फिर एक्सटेंसिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में इसके अलावा दवाएं हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, ये एक अलग टॉपिक है। फ्लूरोकोनर्कोन्स ने जो है ना बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया। खासतौर पर याद रखिए कि इसकी 3rd जनरेशन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन पोटेंट ब्रॉड एंटीबायोटिक है, ये लीडिंग एंटीबायोटिक है, इसको ICU में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन, नॉरोक्सिन है, ओफ्लॉक्सासिन आप इस्तेमाल करते रहें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कॉमन ड्रग है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। लिवोफ्लॉक्सासिन इसका जो है वो प्रोड्रग है ये, और प्रोड्रग है, ये कन्वर्ट हो जाती है, ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, दोनों में ये डिफरेंस है। लिंकोमाइसिन जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव के लिए है, तो लिहाजा ये ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं जो स्पेसिफिकली जो है सेलुलाइटिस को डील कर रहे हो, कार्बोनकुल्स को डील कर रहे हो, या ऑस्टियोमाइलाइटिस को डील कर रहे हो। ये जो है ओरल भी होती है और इंट्रावेनस भी होती है, दोनों, लिंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। इनका सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कॉज करती हैं, और ये इवन जो है ना इतना सीवियर होता है वो कि वो जो है ना वो टॉक्सिक मेगाकोलोन हो जाता है, लोग मर जाते हैं लोग।
इसलिए एहतियात से इस्तेमाल की जाती है दवा, बहुत ज़्यादा, बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। तो अगर आप कवरेज मेट्रोनिडाज़ोल के साथ दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे पहले कि वो ऑर्गेनिज्म एक्ट करे, टॉक्सिसिन डेफिसिट, उसको पहले ही आप कवरेज दे दें। अब नई दवाएं जो आई हैं वजूद में, वो वैंकोमाइसिन से, लेंजोलिड है, टीएक्सोवेक्टिन है, ये वो नई दवाएं हैं जो बाद में वजूद में आई, लेकिन ये बड़ी काम की दवाएं जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में वैंकोमाइसिन, या रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा या प्रोटियस, उसका जो है ना सेप्टिसीमिया हो गया किसी को, ये सेप्टिसीमिक शॉक में चला जाए तो वैंकोमाइसिन को ऐड करते हैं आप, 2 एंटीबायोटिक्स और दे देते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और कार्बापेनिम्स, तीनों को मिला देते हैं तो बचाने की कोशिश करते हैं। लेंजोलिड खास तौर पे जो है ना डायबिटिक इन्फेक्शन जो होते हैं वहाँ इस्तेमाल होती थी, उसके लिए बनाई गई थी, डायबिटिक फुट के अंदर। लेकिन अब ये तमाम जो है ना कंडीशन में इस्तेमाल होती है। ग्राम पॉजिटिव के एजेंट भी के ख़िलाफ़ भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है, और ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। ये वाली चीज़ों वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। ये भी एक्शन इसका लेंजोलिड की तरह है, इसके ख़िलाफ़ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़ भी है और ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ भी है। तो ये एक जो है ना तारुफ मैंने आपके सामने पेश किया, ये इसका जो है ना पहला हिस्सा है। मेरी जो बातचीत है इसका पहला हिस्सा है जो आपने सुना, यानी वो कौन से ग्रुप हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात की। अब इसमें एंटीवायरल ड्रग्स भी आएंगी जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि जाहिर है कि आपको नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्पेशलिस्ट लोग जो हैं उनके हवाले करना चाहिए, वो इस्तेमाल करें। या एंटी फंगल एजेंट्स हैं, वो भी बहुत सारे हैं, तो वही आदमी इस्तेमाल करे जो उसको पता हो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कितने अर्से इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तारुफ जो है कि रैशनल यूज़ क्या होता है एंटीबायोटिक का और इर्रेशनल यूज़ क्या होता है, और फिर उनके ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जो कि ज़ाहिर है 3rd ईयर में आपने पढ़े थे, फार्माकोलॉजी भूल गए। अब लोग जो है ना हिट एंड ट्रायल बेस के ऊपर एंटीबायोटिक ध्यान में रखते हुए लिख देते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट को, जो कि वो गलत साबित हो जाता है, फिर मरीज़ को भी तकलीफ होती है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, और इस तरह से वो केस रेफ़र हो जाता है, और फिर इतना भी होता है कि वो ICU तक पहुंच जाता है। तो ऐसा ना करें प्लीज़, हर चीज़ को मालूमात रखें, इंडिकेशन पता होने चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स और रिस्क बेनिफिट रेशो आपको बताना चाहिए। इसके बगैर दवा को कभी भी प्रिस्क्राइब मत करें। मुझे इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपको बाद में इंशाल्लाह बताएंगे कि कौन सी जो कॉमन डिजीज़ है उनमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो हिस्सा नंबर 2 जो है पार्ट 2 बाद में होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तकरीर पसंद आई होगी और आप याद रखने की भी कोशिश करेंगे और अप्लाई भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।